तो बेटा लास्ट क्लास में हमने बीट्स की थ्योरी वाला जो पार्ट था वो हमने पढ़ लिया था। बीट फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था, बीट फ्रीक्वेंसी इज म्यू 1 माइनस म्यू 2, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन, अच्छा कल लास्ट जो क्लास हमने की थी उस लास्ट क्लास में हमने ये भी किया था कि अगर आपने क्या कर दिया, फाइलिंग अगर कर दी यानी कि उसको घस दिया तो उसका मास कम हो जाएगा। मास कम होने पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती थी क्योंकि उसका इनर्शियल मास घट गया था। और अगर आपने उसकी वैक्सिंग कर दी है ना तो उस केस में उसका मास बढ़ जाएगा, इनर्शियल मास बढ़ जाएगा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ जाती थी, घट जाती थी उस केस के अंदर। बिल्कुल वैसे ही सवाल अब देखो, कह रहा है टू ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड। तो यानी कि बेटा बीट दिया हुआ है तो इसका मतलब दिस इज द डिफरेंस इन देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, म्यू 1 माइनस म्यू 2 या f1 माइनस f2 आपको गिवन है। तो यानी कि आप ऐसे लिख लो भाई कि मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ये आपका, मैं अभी तो मॉड लगा देता हूँ, ये आपका 5 है बेटा। अब कह रहा है इफ द प्रॉन्ग्स ऑफ ए आर फाइल्ड, अच्छा 5 बीट पर सेकेंड आर अगेन हर्ड। अब अगर आपने एक को फाइलिंग कर दिया है तो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। चलो, और फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इफ द फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये दोबारा से लिखा गया, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 240 हर्ट्ज। आप ऐसे समझे भाई, 240 हर्ट्ज है किसकी फ्रीक्वेंसी बेटा, बी की फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज है। तो इसका मतलब अब जरा यहां से देखो कि इनिशियली क्या हो सकती है, दो बातें हो सकती हैं, या तो ए की फ्रीक्वेंसी बेटा 235 हर्ट्ज रही होगी या फिर 245 हर्ट्ज रही होगी। इन दोनों में से कोई एक आंसर आना चाहिए आपका। भाई अभी मुझे ये नहीं पता है ना कि किसका फ्रीक्वेंसी इनिशियली ज़्यादा थी, ए की या ज़्यादा, मुझे सिर्फ डिफरेंस पता है और बी की फ्रीक्वेंसी पता है, तो या तो इससे 5 कम होगी ए की या 5 ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आना चाहिए। अब आगे देखो, अब कह रहा है कि आपने ए की फाइलिंग कर दी, उसके बाद अगर फाइलिंग कर दी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए। तो सोचो अगर बढ़ जानी चाहिए तो अगर 235 होती तो अब 5 और बढ़ के 240 हो गई होती, लेकिन ये भी 240 और ये भी 240, तो यहाँ पे तो कोई बीट प्रोड्यूस ही नहीं हुई। यहाँ पे देखो अगर ये 245 अगर हुई होती तो उस केस में देखो, अगर ये 245, अब बात ये कि या तो 235 हो या 245 हो, इन दोनों में से एक ऑप्शन देखना है। तो बात आप ये समझो कि बी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बी तो 240 का 240 ही रहेगा। तो अब आप एक बात देखो कि बाद में यानी कि पहले फाइलिंग से पहले 235 रही होती तो बाद में कितना हो गया होता, बाद का डिफरेंस भी मुझे 5 ही चाहिए, तो 5 चाहिए, तो जरा सोचो कि क्या रहा होगा, वो 245 फ्रीक्वेंसी आपकी बाद वाली रही होगी। फाइलिंग करने के बाद अब फ्रीक्वेंसी कितनी आई होगी, 245 हर्ट्ज आई होगी। फाइलिंग करने के बाद कितनी फ्रीक्वेंसी आई होगी बेटा, क्योंकि अगर आप सोचो ना कि फाइलिंग करने से आपने फाइलिंग कर दी तो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बी में कोई चेंज नहीं आएगा, बी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आंसर शुड बी 245, ये आपका आंसर होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है 2 स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्रोड्यूसेस बीट्स एट 4 हर्ट्ज। कह रहे 2 स्ट्रिंग्स हैं ए और बी, वो 4 हर्ट्ज की क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, बीट प्रोड्यूस करते हैं। चलो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ बेटा इसको। तो भाई ऐसा मान लो कि मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, तो ऐसा कर लो, दो बातें हो सकती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ये 4 हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ये 4 हो जाए। चलो बहुत अच्छी बात। कह रहे व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। अच्छा अब एक बात देखो, आप जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हो बेटा स्ट्रिंग के केस में, आपको याद होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, f = 1/12 √t/μ।
आपने टेंशन बढ़ाया है बी के अंदर, तो भैया बी में टेंशन बढ़ाया है तो बी की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। यानी कि अगर आपने टेंशन इन बी बढ़ाया तो इसका मतलब बेटा क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी इन बी बढ़ेगी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहे हैं कि अब फ्रीक्वेंसी जो है, बीट फ्रीक्वेंसी आपकी 2 हर्ट्ज हो गई है। तो अब आप जरा देखें कि आपको ये देखना कि इन दोनों में कौन सा केस पॉसिबल है। अच्छा, एक चीज़ और आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ 300 हर्ट्ज, ये भी आपको दे रखा है। अच्छा, आपको एक बात यहाँ से एक बात लिखेंगे, या तो हम एफ ए माइनस एफ बी डैश को 2 लिख सकते हैं, या फिर बेटा क्या लिख सकते हैं, एफ डैश बी माइनस एफ ए, ये 2 लिख सकते हैं। ये सेकेंड केस से आ रही है ये बात। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है। तो देखें जरा आप कि भाई आप देखो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, टेंशन बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी बी की बढ़ गई। तो फ्रीक्वेंसी अगर बी की बढ़ी होती तो भैया ये वाला जो फैक्टर है, यानी कि देखो ये मान लो कि एफ ए माइनस एफ बी अगर 4 आ रहा है तो ये मान लो कुछ 8 था और ये कुछ 4, ऐसे कुछ मान लो तो 4 आ गया। अब ये तो 8 ही रहेगा, लेकिन ये जो फैक्टर है आपका, ये फैक्टर अब आपका क्या हो गया, ये बढ़ गया। ये फैक्टर क्या हो गया बेटा, ये फैक्टर बढ़ गया। अब इस वाले केस में देखो जरा, ये वाली बात देखो कि ये फैक्टर बढ़ा, ये फैक्टर बढ़ा और ये फैक्टर अभी भी उतना का उतना ही रह गया। तो अगर हम देखें कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये जरा आप सोचें एक बार कि इन दोनों के अंदर कौन सी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमें सिर्फ ये बात सोचनी है और कोई बात नहीं सोचनी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो एफ पी माइनस एफ बी वाला जो फंडा है कि ये जो 2 के बराबर आ गया, ये 2 के बराबर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बड़ा सिंपल सा फंडा है कि ये अब आपने बढ़ा दिया है, ये अब आपने कुछ बढ़ा दिया तो बेटा ये उतना का उतना ही है। यानी आप सोचो कि इसमें से ये वाला फैक्टर आपने बढ़ा रहे हो, ये एज इट इज़ है, तो वो अब 2 बराबर, वो 2 नहीं आ सकता, वो 4 से, सीधी बात है 4 से कम नहीं हो सकता वो कभी भी, वो 4 से ज़्यादा ही आएगा। इसलिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो अब ये वाला केस, तो ये वाला केस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ये हो गया सवाल। देखो बेटा, आपको बी किसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ 300 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज़ 4। तो बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ बी आपका 300 माइनस 4 दैट इज़ 296 हर्ट्ज आ गया। ये क्वेश्चन है। तो ये आपको ये वाली चीज़ हर क्वेश्चन के अंदर मिलेगी कहीं ना कहीं से। जैसे कि पिछले वाले केस में हमें वो फाइलिंग वाला ऑप्शन दे रखा था, कहीं वैक्सिंग वाला देंगे, कहीं इस तरह का ऑप्शन, दोनों ऑप्शंस रहेंगे। वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है। बस यही डिसीजन आपको करना है और ये डिसीजन करते आपका आंसर आ जाएगा। एक ही लाइन में आंसर आया आपका, बट ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ इन दोनों में से सही वाली रहेगी। ये नोट करो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। मैं इधर से रब कर देता हूँ। चलो अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वायर्स आर फिक्स्ड ऑन ए सोनोमीटर वायर। तो सोनोमीटर बेटा आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, प्रैक्टिकल में कुछ इस तरह का है, 2 पॉइंट्स के बीच में फिक्स किया हुआ है। देयर टेंशन आर इन द रेशो 8:1। द लेंथ की रेशो दे रखी है, टेंशन का रेशो दे रखा है, डायमीटर का रेशो दे रखा है, डेंसिटी का रेशो दे रखा है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट्स प्रोड्यूस्ड इफ द नोट ऑफ हायर पिच हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 360 हर्ट्ज। चलो बेटा देखो कैसे करते हैं। यानी कि हमसे क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, यानी कि बेटा F1 माइनस F2 पूछा गया है सवाल में। एक बात तो ये ध्यान रखें हम, उसमें से हमें एक जिसकी हायर फ्रीक्वेंसी है, जिस नोट की हायर फ्रीक्वेंसी वो दे रखी है। चलो तो रेशो का खेल दे रखा है, 2 वायर्स हैं। तो भाई एक काम करो, T1/T2 जो डेटा आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। T1/T2 इज 8:1। अच्छा, और क्या दे रखा है, लेंथ्स की रेशियो दे रखी है L1/L2, तो वो बेटा 36/35। फिर डायामीटर्स का रेशियो दे रखा है D1/D2 इज 4:1।
और यही तीन चीज़ें आपको दे रखी हैं। आपने टेंशन का रेशियो लिख लिया, लेंथ का रेशियो लिख लिया, अच्छा डेंसिटी का रेशियो भी दे रखा है 1:2। तो डेंसिटी को बेटा रो से लिख रहा हूँ मैं, ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू 1:2, ये बात है। अब एक बात देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बेटा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इस केस में हम लिखते थे 1/2L √T/μ। ये फॉर्मूला तो याद है, लेकिन आप एक चीज़ और देखो कि मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा था 1/2L √T/ρ/S। रो हमने लिखा था कि रो क्या चीज़ था, डेंसिटी था, और एस जो था आपका वो सरफेस एरिया था। तो यानी कि अब आप एक बात देखें बेटा कि यहाँ पे इसको μ0 लिख लो या चाहिए आप F लिख लो। तो बेटा F1/F2 लिख लो, चलो आप पहले। तो F1/F2 कैसे लिखा जाएगा, L2/L1, मैं रेशियो में कर रहा हूँ बेटा डील, टेंशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो T1/T2। डेंसिटी का उल्टा रेशियो है तो ρ1/ρ2। सरफेस एरिया का भी उल्टा रेशियो है तो S2/S1। ये सब आप करें तो देखो F1/F2 इज इक्वल टू L2/L1 35/36 √T1/T2 8:1 ρ2/ρ1 तो ये भाई 2:1। और भाई देखो सरफेस एरिया कैसे लिखोगे, पाई इंटू डी का स्क्वायर है, πd²/4 लिखोगे तो वो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो उसको कि भाई d2/d1 जो डायमीटर का रेशियो आएगा उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इट इज़ 35/36 √16 इंटू भाई d2/d1 इज़ 1/4 और इसका स्क्वायर। तो आप देखोगे तो 35/36 ही आ गया भाई। F1/F2 comes out to be 35/36। ये चीज़ आ गई अपने पास। तो देखें भी आगे, तब ऐसे लिख लें F1/F2 इज इक्वल टू 35/36। तो यहां से बिल्कुल क्लियर कटली पता लग गया कि F2 बड़ा है F1 से। और क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइयर पिच जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 360 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब F2 इज इक्वल टू 360 हर्ट्ज बेटा। तो अब आप F1 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 35/36 इंटू 360। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 350 हर्ट्ज। ये तो F1 की वैल्यू आ गई बेटा, लेकिन हमसे तो बीट पूछा है, तो बेटा हमारा आंसर क्या होना चाहिए, F2 माइनस F1 होना चाहिए। तो 360 माइनस 350, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10 हर्ट्ज। हमसे बीट पूछा है, तो बीट क्या होगा, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होगा बेटा। नोट करो जल्दी से क्वेश्चन, और एक आधा क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा देखो आगे और क्वेश्चन करते हैं जरा इस पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज रेजोनेट्स विद एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड एट 27 डिग्री सेल्सियस। हाउ मेनी बीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन द वाइब्रेशंस ऑफ फोक एंड एयर कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये सवाल है बेटा। पहले बात तो इस रेजोनेट का मतलब समझें आप। रेजोनेट का मतलब क्या होता है, रेजोनेटिंग या रेजोनेट का मतलब वाइब्रेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी। ये लास्ट क्लास में बताया था कि मान लो कि कभी कोई आपको ये कहे कि दीज टू बॉडीज आर रेजोनेटिंग, इसका मतलब दोनों का जो वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो सेम है। यानी कि मान लो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज अगर आपको दे रखी है, तो वही फ्रीक्वेंसी जिसके साथ आपने उसको रेजोनेट करवाया है उसकी भी वही फ्रीक्वेंसी होगी। तो भैया देखो कि कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर उसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। तो भाई अब एक बात देखें आप कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/2L
या आप इसको ऐसे समझो बेटा कि यहाँ पे तो साउंड का खेल है ना, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या आएगा, स्पीड डिवाइडेड बाय भाई जो भी उसकी जो लेंथ रहेगा वो आएगा। अगर हम कोई भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, सॉरी मैं क्या लिख दिया, C/2L ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो बेटा 1/2L और C के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साउंड के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला γ/RT/m, एक्चुअल में ये फॉर्मूला आपका बनता है। तो आप यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, देखो दोनों केस में आपका जो ऑर्गन पाइप है वो तो सेम ही है, तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, गामा में कोई चेंज नहीं, आर में कोई चेंज नहीं और एम में भी कोई चेंज नहीं। तो बेटा आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे बेटा आप इसको, √of T1/T2, ऐसे आप लिखें। पहले आपको 27 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी है बेटा, वो आपको दे रखा है 300 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय ये फ्रीक्वेंसी F2। आप देखें कि वो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये जो अपना फॉर्मूला है इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर पुट करना है। तो बेटा 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, 273 + 27, तो बेटा ये 300 बन जाता है, डिवाइडेड बाय आपको बात करनी है कितनी, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो 273 बेटा। तो ये आपके F2 जो आएगा बेटा, F2 विल बी इक्वल टू 200 √of 273 डिवाइडेड बाय 300। तो एक आइडिया तो ये लग जाना चाहिए कि ये जो वैल्यू आएगी इट शुड बी लेस देन 300। एक बात ये है, इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा, तो इसको जब ये 300 × √of 270 बाय 300, इसको जब सॉल्व करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 286 हर्ट्ज। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो आप देखें कि आपसे तो बीट फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो यानी कि भैया आपसे F1 - F2 पूछा है, तो 300 - 286 इट विल बी इक्वल टू 14 हर्ट्ज। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस ऑप्शन बी। तो बहुत सिंपल जो फॉर्मूले हैं, जो डेटा आपको गिवन है उसी डेटा की मदद से हमें क्वेश्चंस करने हैं, वो बड़े आराम से हो जाएंगे। देखो भी आगे अगला क्वेश्चन, wavelength of two sound waves is 49 centimeter and 50 centimeter respectively. If room temperature is 30 degree Celsius and sound speed at 0 degree Celsius is 332 meter per second, find the beat frequency produced by the two waves. आपसे बेटा क्या पूछा है, यानी कि सीधी सी बात है, रूम टेम्परेचर के ऊपर खेल हो रहा है सारा का सारा। रूम टेम्परेचर के ऊपर आपसे बीट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो यानी कि बेटा हमसे पूछा तो गया है F1 - F2 टाइप वाली चीज़ पूछी गई है कि ये क्या होगा। तो भैया एक बात देखो कि आपको दे रखा है कि रूम टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है, तो पहले तो ज़रा 30 डिग्री सेल्सियस पर आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि अभी हमने लिखा क्या, V बराबर है ना, मैं मान लेता हूँ कि बेटा ये इन्होंने जो स्पीड दे रखी है वो 332 दे रखी है, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू √of γ/R, और भाई जो टेम्परेचर आपको दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस वो तो 273 है, डिवाइडेड बाय m। ये एक बात, जो 30 डिग्री सेल्सियस पर जो मुझे क्या चाहिए, जो स्पीड चाहिए, वो बेटा मैं v मान लेता हूँ, एंड दैट v शुड बी इक्वल टू √of γ/R/m। और भाई 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने का मतलब क्या हो गया, 273 + 30 इट विल बी इक्वल टू 303, ऐसे। तो भाई इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो v डिवाइडेड बाई 332 इज इक्वल टू √of 303 डिवाइडेड बाई 273। तो बेटा जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर मुझे वेलोसिटी चाहिए वो वैल्यू आपकी कुछ ऐसी आ गई है। इसको सॉल्व बाद में करेंगे। ये स्पीड रहेगी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेवलेंथ आपको दे रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक फ्रीक्वेंसी तो आप कैसे लिख लें, F1 बराबर, भाई स्पीड तो यही है, इसको v लिख लेता हूँ भाई,
v डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो पहले वाले का लैम्डा 49 सेंटीमीटर है, मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 49/100 0.49 बनेगा। और जो दूसरी वाली जो फ्रीक्वेंसी बनेगी दैट इज v डिवाइडेड बाय 0.50। ये आ गया, v की वैल्यू ये रही, v की वैल्यू जो है आपकी वो ये रही। अब जरा आप देखो कि आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, वो बीट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल ये फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी। तो जो आपका बीट फ्रीक्वेंसी आएगा वो f1 माइनस f2 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू v कॉमन आ जाएगा, तो v कॉमन तो 332 अंडर रूट ऑफ 303 डिवाइडेड बाई 273, इसको ऐसे लिख लो 100 बाई 0.49 माइनस 100 बाई 100 बाई 49, और ये बेटा ये 100 बाई 50 आपका आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी 14 हर्ट्ज। थोड़ी कैलकुलेशन तो इस तरह की आपको करनी पड़ेगी बेटा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 14 हर्ट्ज। और देखो बेटा और क्वेश्चंस जरा करते हैं इस तरह के, आप ये नोट करो जल्दी से, फिर और क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं बीट्स के ऊपर, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द बीट्स एंड देन वी विल स्टार्ट डॉपलर्स इफेक्ट। देखो भी क्या कह रहे हैं, कह रहे स्ट्रिंग अंडर टेंशन ऑफ 129.6 न्यूटन प्रोड्यूसेस 10 बीट्स पर सेकेंड व्हेन इट इज वाइब्रेटेड अलोंग अ ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है जी, कह रहे व्हेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड टू 160 न्यूटन साउंड्स इन यूनिसन। इसका मतलब समझें, यूनिसन का मतलब हो गया बेटा, यूनिसन का मतलब बीट फ्रीक्वेंसी 0, और आप ये भी कह सकते हो यूनिसन का मतलब क्या हो गया कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो गई, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ इज सेम, समथिंग लाइक रेजोनेटिंग, जैसा कि रेजोनेटिंग है बिल्कुल उसी तरह यूनिसन का मतलब कि सेम। तो देखो भाई कह रहे कि स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी f1 मान लो, और जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है मैं उसको ft से लिख रहा हूँ बेटा, तो ये 10 के इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है इनिशियली। तो भाई एक बात देखो, f1 को आप कैसे लिखोगे, f1 कैन बी रिटन एज 1/2L अंडर रूट ऑफ टेंशन है बेटा कितना 129.6 डिवाइडेड बाय म्यू, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरे वाला जो केस है, दूसरे वाला केस कहता है कि जब वो फ्रीक्वेंसी 160 न्यूटन होगी तो उस केस में फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, वो f2 हो जाएगी, माइनस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बदलने वाली नहीं है, वो उतनी रहेगी, ये इक्वल टू 0 है। यूनिसन का मतलब ये है कि बीट फ्रीक्वेंसी इज 0। तो बेटा यहां से ये समझ में आ गया कि f2 बराबर ft, और f2 बराबर ft हो गया, तो इसका मतलब भाई क्वेश्चन में साफ साफ क्या हो गया कि f1 माइनस f2 10 हो गया। ये बात समझ में आ गई हमें। अब एक बात देखो बेटा, f2 को कैसे लिखूं, f2 कैन बी रिटन एज 1/2L, उसमें कोई चेंज नहीं आया, और नया टेंशन 160 डिवाइडेड बाई म्यू। तो अब एक बात देखो कि f1 बाई f2 जब आप लिखेंगे तो f1 बाई f2 आप ऐसे कुछ लिखेंगे 129.6 डिवाइडेड बाई 160, इट विल बी इक्वल टू 1296 डिवाइडेड बाई 1600, तो ये 36 और ये आपका 40 ऐसे आ जाएगा बेटा ये। तो f1 बाई f2 आ गया बेटा 9/10 आपका। बट मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, यानी कि हमें f2 कैलकुलेट करना है, जो f2 होगा दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। तो एक काम करो कि f1 की वैल्यू यहाँ से, f1 को आप क्या लिख सकते हो 9/10 ऑफ f2, और यू कैन राइट 9/10 ऑफ ft, वो एक ही बात है, 9/10 ऑफ ft माइनस f2 इज इक्वल टू ft, वो भी ft लिख दिए, इज इक्वल टू 10। तो बेटा यहाँ से कुछ गड़बड़ कर दी हमने, ये एक्चुअल में f2 माइनस f1 आना चाहिए,
F2 माइनस F1 बेटा, तो Ft माइनस ये, तो बेटा यहाँ से क्या आ गया आपके पास Ft इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज आ गया आपका। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क की आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा। तो ये कुछ चीज़ें जब भी कहीं रेजोनेट आए तो भी इसका मतलब क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अगर कहीं पे क्या मतलब आए, यूनिसन आ जाए, तो उसका मतलब भी उसी तरह की चीज़ है, उसमें हमें कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं होगी बेटा। एंड द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग क्वेश्चन आता है इस पे से, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट को मैं सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले से डील करता हूँ। आपको किताबों में बहुत फार्मूले मिलेंगे सिर्फ डॉपलर्स इफेक्ट को लेकर के, बट इतने फार्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो भाई देखो, डॉपलर इफेक्ट को पहले समझते हैं कि डॉपलर्स इफेक्ट है क्या चीज़। नेक्स्ट इज डॉपलर्स इफेक्ट। भाई देखो, दो बातें हैं, एक तो ये आपका कोई सोर्स हो गया बेटा, और एक आपका ऑब्जर्वर हो गया। आप ये माने कि आप यहाँ पर हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, और ये कोई सोर्स है। सोर्स मान लो कि लेट अस से कि आपने यहाँ पे अमेजोन अलेक्सा ही चलाया हुआ है, माने कि आप कोई मान लो कि आपने कोई स्पीकर चलाया हुआ है, गाना आप सुन रहे हैं, और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको लगातार क्या होगा, गाना सुनता दे रहा होगा आराम से। जो फ्रिक्वेंसी से सिग्नल यहाँ पे आया है ना बेटा, जो फ्रिक्वेंसी सोर्स जनरेट करेगा दैट इज द एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, और जो हमारे कानों में जो पहुंचेगी दैट इज कॉल्ड द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। दो चीजें रहेंगी, एक वो फ्रीक्वेंसी जो सोर्स जनरेट करता है, और एक वो फ्रीक्वेंसी जो मेरा कान सुनता है। वो जो मेरा कान सुनेगा दैट इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो वो सोर्स डिलीवर करेगा, जो वहां से जनरेट करेगा दैट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ। एलेक्सा भी रेस्ट पर है, माने कि सोर्स भी रेस्ट पर है, और आपका जो ऑब्जर्वर है वो भी रेस्ट पर है। तो यहाँ पर देखो, एक्चुअल में डॉपलर इफेक्ट का खेल कब होगा? डॉपलर इफेक्ट का खेल तब होगा, डॉपलर इफेक्ट तब रोल प्ले करेगा अपना, जब एक्चुअल में कोई रिलेटिव मोशन होगा सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल बताते हैं कि लेट अस से कि आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और कोई ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पर, तो आप जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जब ट्रेन दूर से आ रही है तो आपको धीरे धीरे आवाज़ सुनाई दे रही होगी उसके सायरन की। उसका जो सायरन होगा या जिसको आप हॉर्न बोलेंगे वो आपको धीरे धीरे सुनाई देगा, लेकिन जैसे जैसे वो पास आएगी तो आपको वो साउंड बहुत तेज सुनाई देनी शुरू कर देगी, माने उसकी फ्रीक्वेंसी हायर होती चली गई है, पहले फ्रीक्वेंसी कम आ रही थी। ये बात ये चीज़ है अपरेंट फ्रीक्वेंसी। या आप, और फिर जब वो दूर चली जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर से आपको धीरे धीरे कम होना सुनाई देगा। या आप ऐसे समझ लें बेटा कि यहाँ पे कोई सोर्स रखा हुआ है, अब आप उससे दूर की तरफ जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपको कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स सुनाई देंगी। अगर आप उसके पास में आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की। यानी कि सारा का सारा खेल किसका है बेटा? सारा का सारा खेल है आपका रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। तो देखो, डॉपलर इफेक्ट कहाँ नहीं होगा, आपको ऑरली बता देता हूँ, लिखना चाहो आप लिख सकते हो। पहला बात तो ये कि डॉपलर इफेक्ट कब इफेक्टिव नहीं होगा, तो पहला पॉइंट है व्हेन डिस्टेंस बिटवीन source and observer is constant। जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है उन दोनों के बीच डिस्टेंस फिक्स्ड है बेटा, उस केस में कोई किसी तरह का आपको डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर नहीं होगा। एक बात ये हो गया। दूसरी बात, व्हेन, भाई देखो सीधी सी बात है, जो साउंड आएगी है ना, जब साउंड आएगी है ना, तो उस केस में क्या होगा, व्हेन द मीडियम इज मूविंग अलोंग। मानो कि ये आप किसी प्लेटफॉर्म के अंदर हो और इसमें जो भी मीडियम है वो भी मूव करने लग रहा है, तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉपलर इफेक्ट नहीं आएगा।
तीसरी बात कि जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है उनके बीच का जो मोशन है वो कैसा होना चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर भी रहा तो भी उस केस में कोई आपको क्या नहीं होगा, कोई आपको डॉपलर इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। भाई कुल मिलाकर के बात ये है कि जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा ना दोनों के बीच में, जब तक क्या नहीं होने वाला, जब तक आपको किसी तरह का कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। सीधी सी बात ये है। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो बेटा, डॉपलर इफेक्ट का एक ही फॉर्मूला, ट्रू फॉर्मूला ये समझो कि भाई ये आपका कोई सोर्स है, सोर्स को एस से लिख रहा हूँ बेटा, ये इस तरफ मूव कर रहा है। लेट अस से कि इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं वी एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये भाई आपका कोई ऑब्जर्वर है या आप खुद हो, ये ऑब्जर्वर को भी इधर ही भेज रहा हूँ बेटा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा भाई सब कुछ। ये आपका ऑब्जर्वर, एक ही फॉर्मूला करूंगा, उसी एक फॉर्मूले से डॉपलर इफेक्ट पे जितने मर्जी सवाल बना लो, जैसे मर्जी सवाल बना लो, सब के सब सवाल आपसे हो जाएंगे बेटा। ये जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भेज रहा है वो फ्रीक्वेंसी एफ है बेटा, और ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ सुन रहा है इसको बेटा मैं लिख रहा हूँ एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ एपरेंट। और भैया जो यहाँ पे जो साउंड जो ट्रैवल कर रही है वो उसकी स्पीड होगी वी। वी इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। वी ओ जो है आपका बेटा क्या हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी, और बल्कि इसको ना स्पीड की वजह वेलोसिटी लिखें बेटा, क्योंकि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में यूज करूंगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये आपका जो वी एस है, वी एस इज योर वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये है एफ जो है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स। जो सोर्स जो है वो जो आपकी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है बेटा, वो आप एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस केस में एफ एपरेंट, एफ एपरेंट क्या होगा बेटा, या तो आप इसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोल लें, या तो आप इसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोल लें, और फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो अब आपके पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आने वाला है। वो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे आप बेटा, वी वेक्टर माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी वेक्टर माइनस वी एस इंटू एफ। वी वेक्टर माइनस वी ओ अपॉन वी वेक्टर माइनस वी एस। अब देखो बस इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है वो समझें जरा बस आप। एक बात तो बेटा साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन जो मैं इस्तेमाल करूंगा, साइन कन्वेंशन इसके लिए ये जो डायरेक्शन रहेगी, राइट जो डायरेक्शन रहेगी, इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। इससे जो ऑपोजिट वाली जो डायरेक्शन रहेगी वो नेगेटिव कंसीडर होगी। अब इसमें जो भी ये वेलोसिटीज हैं, चाहे वो v हो, चाहे वो vo हो, चाहे वो vs हो, all the velocities are taken along the line joining observer and source। जो आपका सोर्स है और जो आपका ऑब्जर्वर है बेटा, उसके अलोंग आपको वेलोसिटी लेनी है। माने कि आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट भी करने पड़ सकते हैं, तो उसके अलोंग ये सारी वेलोसिटीज रहनी चाहिए बेटा। इस बात का ध्यान रखना इस फॉर्मूले के अंदर। और एक इस साइन कन्वेंशन का, तो जितने भी सवाल आपके डॉपलर इफेक्ट के हैं वो सारे के सारे डॉपलर इफेक्ट के सवाल आपके इसी फॉर्मूला से हो जाएंगे। कोई नए फॉर्मूले की ना किताबों में आप देखोगे यहाँ प्लस माइनस लिखा रहेगा, कहीं v0 नहीं होगा, कहीं वो अलग अलग केस बना लेते हैं। इतने केसेस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये जो एक्चुअल जो फॉर्मूला है सिर्फ इसको पढ़ें, इसको याद करने का तरीका बता दिया। ये सब वेलोसिटीज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर है। और एक बात और कि
साइन कन्वेंशन, साइन में राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव रखूंगा, ये साइन कन्वेंशन है। आप इसको नोट करें जल्दी से। अब इसमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हमें रह गए, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। नोट करो बेटा जल्दी से। तो देखो बेटा, जो डॉपलर इफेक्ट है, जो हमने फार्मूला पढ़ा है, उस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। एक ही फार्मूला हमें याद रखना है, उसी से क्वेश्चंस करेंगे। करेक्ट, कार इज कॉन्टिन्यूसली साउंडिंग ए हॉर्न ऑफ 210 हर्ट्ज। ऐसे यहीं देख लेते हैं बेटा, ये कोई कार है, यहां से ये जो फ्रीक्वेंसी भेज रही है वो 210 हर्ट्ज है। इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये भाई कोई आपका स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट पर है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी है, कार की वेलोसिटी बेटा, वो साउंड की वेलोसिटी का 20th टाइम है, यानी कि v/20। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द नोट्स हर्ड बाय द ऑब्जर्वर आफ्टर द इंजन पासिस। इंजन पास करने का मतलब क्या हो गया भाई, ये कार इसको क्रॉस करके चलेगी, क्रॉस करके अगर चली गई है तो आप ये माने कि ये जो कार थी ये इस तरफ जा रही है, इसकी जो स्पीड है वो v/20 मीटर पर सेकंड है, और इसको ऑब्जर्वर को ऐसे सुनाई देगी, ये बात है। तो यानी कि बेटा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरीके से रहेगी, इस साइड आएगी। अब अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं डायरेक्टली। एफ एपरेंट इज इक्वल टू, जो एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो 210 है आपकी, फॉर्मूला क्या है v। तो बेटा यहाँ पे v क्या रहेगा, वो माइनस ऑफ v रहेगा, क्योंकि जो साउंड जो ट्रैवल करके जा रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करके जा रही है, तो माइनस ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 माइनस ऑफ v माइनस, बेटा देखो जो कार जो है, सोर्स जो है आपका वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो v/20। तो आप देखो ये कितना आएगा, 210 इंटू ये हो जाएगा बेटा 20 डिवाइडेड बाई 21। सब v से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली ये आएगा। सो जो आंसर जो आपका आ जाएगा, आंसर आपका आएगा 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज का मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। बस इस फॉर्मूले में यही ध्यान रखना है कि कहीं कोई साइन कन्वेंशन की गलती आप ना कर लें। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं भाई। Two cars moving in opposite directions approaching each other with a speed of 22 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। भाई ये कार नंबर ए मान लो, ये कार नंबर बी मान लो, ये इस तरफ जा रही है 22 मीटर पर सेकेंड के साथ, और जो दूसरी वाली जो कार है वो इस तरफ आ रही है, वो कितने के साथ, वो 16.5 मीटर पर सेकेंड के साथ। दोनों कार मूव कर रही है, यू हैव टू डिसाइड कि इन दोनों में से कौन सोर्स और कौन ऑब्जर्वर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्वेश्चन से पता लगेगा। द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज, फर्स्ट माने कि जो 22 मीटर पर सेकेंड वाली है, कार ब्लोज ए हॉर्न हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज। माने कि बेटा यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो 400 हर्ट्ज की जा रही है, ये सोर्स बन गया है और ये आपका ऑब्जर्वर बन गया है। अब आपसे यही पूछा होगा कि जो दूसरे वाला जो ड्राइवर है उसको किस फ्रीक्वेंसी की आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो भाई जरा देखो जरा, एफ एपरेंट इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी 400। तो देखो भाई सोर्स ये है, ऑब्जर्वर ये है, तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा बेटा। वो आपको दे रखा है कि 340 है, तो v को तो 340 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज कमिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ 16.5 डिवाइडेड बाय, भाई ये तो 340 रहेगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये बेटा ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 448 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करने पे ये आंसर आपका आएगा 448 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये नोट करो जल्दी से, स्क्रीन पोज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला क्वेश्चन देखो,
देखो भी अगला क्वेश्चन कह रहा है सायरन एमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर। भाई ऐसा मान लो कि ये आपका कोई ऑब्जर्वर है और ये कोई आपका सोर्स है, ये इससे अवे जा रहा है, यानी कि इस तरफ जा रहा होगा वो कहीं, और इसकी जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है जी। अच्छा फ्रीक्वेंसी भी है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो है 800 हर्ट्ज टुवर्ड्स ए क्लिफ। अच्छा कोई क्लिफ है बेटा यहाँ पे, ये कोई क्लिफ खड़ी हो, मतलब कोई मान लो कि कोई भी पहाड़ टाइप का कुछ है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट द ऑब्जर्वर हियर्स इन द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ इज, यानी भाई सीधी सी बात है, जो फ्रीक्वेंसी इसके पास पहुंचेगी ये तो रिफ्लेक्ट करके सेम वही भेज देगी। ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, जो सोर्स है वो भी रेस्ट पर है, तो अब वापसी में जो साउंड इको होकर के जाएगी उसमें आपको कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन हाँ जब ये मूव कर रहा है तो होगा। तो यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी दैट इज इंपॉर्टेंट, वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई दी जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो बेटा सोर्स ये है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इधर ही जाएगी, तो एफ अपरेंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 800 की भेज रहा है भाई वो, तो और वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330, सब नेगेटिव में है, तो माइनस 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ये है भाई वो रेस्ट पर है, माइनस 330 माइनस ऑफ ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी माइनस 15, ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी वही उसको सुनाई भी देगी। तो ये भी नेगेटिव और ओवरऑल ये भी, तो बेटा ये हो जाएगा 800 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 315, तो यानी कि कुल मिलाकर के जो आंसर आना चाहिए वो 800 से तो कम ही आना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है 765, वही आंसर भी आएगा आपको। यही जो फ्रीक्वेंसी आई है बेटा जो यहाँ पे पहुँची है वो सेम एफ अपरेंट जो है वो ऑब्जर्वर के पास पहुँच जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था इफ अब यहाँ से साउंड आएगी, यहाँ से साउंड आएगी तो ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है और सोर्स भी रेस्ट पे है, तो एट दिस मोमेंट डॉपलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, तो वो वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी भेजेगा इसको एक्चुअल में वही सुनाई देगी, और वो है 765 हर्ट्ज। आप ये नोट करें, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, नोट करो जल्दी से। एक तो बेटा ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा देख लो, ये कैलकुलेशन और ना 330/315 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 838 हर्ट्ज, है ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, ये बेसिकली एक से बड़ा है ना ये फैक्टर, तो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 800, तो मतलब ये आंसर तो नहीं आना चाहिए था, तो ध्यान नहीं रहा, तो आंसर इज 838 हर्ट्ज, तो वो डी ऑप्शन आएगा इसके लिए, वो चेक कर लो। एक बेटा लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो बड़े आराम से ना, वो फॉर्मूले में बस आपको वो वेक्टर टाइप के क्वेश्चन बन के रह गए, इनफैक्ट वेक्टर से भी आसान टॉपिक हो गया ये, और एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आ ही जाता है डॉपलर इफेक्ट का। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा एक ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको देखो कैसे यूज़ करेंगे। कह रहे हैं सोर्स ऑफ साउंड, अच्छा एक बात तो क्वेश्चन में कह रखा है कि जो ऑब्जर्वर है वो तो रेस्ट पर है, द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, तो ये तो रेस्ट पे, देखो मैं सिनेरियो बदल रहा हूँ बेटा, ये ऑब्जर्वर ये रेस्ट, तो यानी कि VO आपका 0, सोर्स की जो वेलोसिटी है आपको वो इस तरफ लेनी है भाई, यानी कि ये लेनी पड़ेगी अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स, VS cos ऑफ 60 डिग्री, यानी कि ये आपको लेनी पड़ेगी VS/2, और भाई VS/2 का मतलब क्या हो गया, VS/2 का मतलब हो गया ये आपको स्पीड दे रखी थी कहीं पे 19.4, तो 9.7 मीटर पर सेकेंड बेटा, और इस तरफ ये साउंड आपकी रहेगी, तो देखो हो गया, जो आपको एफ अपरेंट चाहिए 100 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड बेटा वो तो आपको दे रखी है 330 पॉजिटिव रहेगी, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दिस इज 9.7। अच्छा एक सेकंड, डायरेक्शन तो देखी नहीं, इज लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, द सोर्स इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सोर्स ऑब्जर्वर लाइन। अच्छा ऐसे मूव कर रहा है बेटा, तो एक तो ये वाली डायरेक्शन आएगी और दूसरा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा वो,
तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी। वो जो भी वैल्यू आएगी हम उसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, इस तरीके से हमें जो ये क्वेश्चन है वो करने होंगे। यानी कि इस तरह के जो एंगल वाले क्वेश्चन है उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ क्या करना होगा, हमें सिर्फ करना क्या होगा कि वो जो वेलोसिटी है उसका उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट देखना है और कुछ नहीं करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेव्स। वेव्स का चैप्टर अपना बिल्कुल खत्म हो गया। आप इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू बेटा।